एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के वैदिक काल पार्ट थर्ड में। टाइम ना वेस्ट करते हम आगे चलते हैं। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? तो देखिए, इस पर एक बहुत बड़ा एक विवादग्रस्त हमारा प्रश्न चल रहा है कि असलियत में जो आर्य थे वो कहाँ के थे। तो कोई कहता है कि भारत के थे, कोई कहता है भारत के बाहर से आए थे। तो उनके निवास स्थान को लेकर बहुत ही बड़ा इशू उठता रहा है, बार बार उठता रहा है। लेकिन उनके अगर हम बात करते हैं कि वो सबसे पहले भारत में कहाँ अगर बसे थे, जो उनकी चीज़ें मिलती, साक्ष्य मिलते हैं, वो कहाँ से मिले थे, तो वो हमें मिले थे सप्त सैंधव प्रदेश से। सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? ये हमारा वो 7 नदियाँ जहाँ पे एक जगह आके इकट्ठी होकर मिलती हैं, वो जो एरिया है ना हमारा, उसे बोला जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? तो ये हमारा उसका आंसर है डी, हमारा यजुर्वेद। इसमें हमारा हमारी जो बलिदान है उनका पूरा का पूरा उसमें ब्यौरा दिया गया है कि यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान या फिर और इसको ना गद और पद दोनों में ही इसको गाया गया है या बोला गया है। तो इसमें जितने बारी पूजा के जो अनुसार जो कर्म कांड को संपन्न कराने हेतु जो चीज़ें दी गई हैं वो हमारे यजुर्वेद में ही दी गई हैं। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद निम्नलिखित है? कर्मकांडी वेद जो अभी मैंने आपको बताया है वही हमारा होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के जो मंत्र है जिनसे किसको बुलाया जाता है, तो वो हमारा ऑप्शन होगा सी, अर्घव्यू। अर्घव्यू का मतलब ये होता है कि यजुर्वेद में जिनको पुरोहितों के द्वारा जिनको बुलाया जाता है वो अर्घव्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा क्वेश्चन 5, ऋग्वेद में कौन से वैदिक कालीन देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते वर्णित हैं? तो ये है हमारे मित्र और वरुण, डी ऑप्शन, मित्र और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वेद में दवाइयों का विवरण मिलता है? दवाइयों का यानी कि जो हमारी मेडिसिन से रिलेटेड है वो कौन सा है? तो वो है हमारा डी ऑप्शन, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है वो हमारा है ऑप्शन सी, सामवेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपनिषदों का प्रतिपाद विषय क्या रहा है? उपनिषदों का जो हमारा मेन जो अंतिम भाग है वैदिक साहित्य से रिलेटेड है, यानी कि उसको वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद का मतलब होता है, आपको पता हो, गुरु के समीप बैठना। इसका हमारा जो अर्थ है वो होता है गुरु के समीप बैठना। तो ये इसका माना जाता है अर्थ। तो इनका मतलब यही है कि दार्शनिक विवेचन जो इसमें दिया गया था वही इसका ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी, दार्शनिक विवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपनिषदों की विषय वस्तु क्या रही है? तो उपनिषदों की विषय वस्तु अभी हमने बताया था दर्शन से रिलेटेड रही है, यानी कि दार्शन से रिलेटेड रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी का मतलब होता है कि इसके ना 3-4 जो सूत्र दिए गए हैं वेदांत के, वो एक तो ये है उपनिषद, दूसरा है भगवद गीता और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। और इन तीनों को ही बोला गया है प्रस्थान त्रयी। इसका मतलब होता है श्रुति प्रस्थान, गीता को स्मृति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान, ये सब कहा जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भगवद गीता है हमारी, उसी को कहा गया है प्रस्थान त्रयी। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, भगवत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई है? तो अभी हमने ये बात की थी ऋग्वेद की जो हमारी जो संहिता की जो रचना की गई थी वो गई थी सप्त सैंधव प्रदेश में। क्यों की गई थी? क्योंकि जो आर्य हैं उन्होंने ही किसकी रचना की थी? ऋग्वेद की। और सबसे पहले आर्य हमें कहाँ मिले थे? हमें मिले थे सप्त सैंधव प्रदेश में मिले। तो यानी कि वहाँ की रचना भी कहाँ की होगी? सप्त सैंधव प्रदेश में की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है? शूद्र शब्द का, शूद्र को जो हम बोलते हैं शूद्र जाति और ये सब, ये ऋग्वेद में हमारे कहाँ पे सबसे पहले यूज किया गया है? तो ये क्या है? डी ऑप्शन, दशम भाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? कौन से मंडल में? 10वें भाग में। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 10वें भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो ये हमारा है ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित केकई जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो ये हमारा रहा है अश्वपति, ऑप्शन डी, अश्वपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? तो ये थी हमारी 12,000 से लेकर, यानी कि 12,000 मिनिमम थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी?
तो उत्तर वैदिक काल की सबसे जो प्रमुख फसल थी वो थी गेहूं और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? तो वो था हमारा जौ। नेक्स्ट इज ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो ऋग्वैदिक वाले जौ से ही परिचित थे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जौ को ही देखा था, उसका ही खेती की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ किसने किया था? तो दशमलव प्रणाली का जो प्रारंभ था, वैसे तो इसको ना हम आर्यभट्ट के नामक का जो ग्रंथ है उसी में इसको मिलता है कि आर्यभट्टीय नामक जो ग्रंथ था उसी में इसको दशमलव प्रणाली, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, इन सब का इसी में मिला था। तो उस टाइम पे जिन्होंने वो पुस्तक लिखी थी वो आर्यभट्ट ही थे, तो यानी कि इसका आंसर हमारा आर्यभट्ट होना चाहिए। तो आर्यभट्ट होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि जयदेव भी नहीं, भरत भी नहीं, पिंगल भी नहीं, पुरवा भी, ये आंसर सारे ही गलत होंगे। इसका आंसर होगा हमारा आर्यभट्ट, क्योंकि आर्यभट्टीय जो नामक ग्रंथ था उसी में ही दशमलव प्रणाली, अंक गणित, बीज गणित सबका उसी में मिला था, तो फिर कैसे इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल, ये उनका प्रमुख भोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित किस ग्रंथ में सबसे पहले विवरण पद से अस्पर्श नहीं होगा, ये अस्पर्श होगा। अस्पर्श शब्द से संबंधित उस सामाजिक समूह के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर स्थायी रूप से अछूत माने जाने की निंदा की गई। तो ये मिला है हमें विष्णु धर्म सूत्र में। तो ये इतना ही, आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे, क्योंकि हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो धार्मिक आंदोलन पर होगा। थैंक यू सो मच।